बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़। क्रिकेट वर्ल्ड कप मेला खसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 और आज जो है वो 3 टीमें जो है वो फाइनल हो चुकी हैं अगले राउंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है टॉप 8 के लिए, जो कि अगला राउंड वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा और अभी 5 टीमों का फैसला होना बाकी है। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि आज इंडिया ने यूएसए को शिकस्त दी, जो कि सोचा यह जा रहा था कि शायद ये मैच वन साइडेड होगा और भारत इसको बड़ी आसानी से निकाल लेगा और बड़े मार्जिन से इसको जीतेगा, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और रन रेट जो है वो यूएसए का काफ़ी नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और दूसरी तरफ ये बहुत एक बात जो है वो गर्दिश में है कि पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच 90% जो प्रेडिक्शन है बारिश की वो होने जा रही है। और उसके बाद आयरलैंड का जो मैच है यूएसए के साथ, उसके ऊपर भी इसी तरह के जो है वो कमेंट सामने आ रहे हैं और जो हमारे माहिरीन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो मैच भी जो है वो बारिश से काफ़ी मुतासर हो सकता है। लेकिन हमें और हमारी कौम जो है वो सबसे पहले तो यही दुआएं कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का और आयरलैंड का मुकम्मल मैच हो जाए और उस मैच का जो वो रिज़ल्ट आए। लेकिन रिज़ल्ट क्या आएगा, स्टैट्स फिगर्स क्या आएंगे कि पाकिस्तान को कितने मार्जिन से जीतना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा से क्या ऐसा होगा? क्या हमारी टीम हमेशा से इफ़ एंड बट्स के चक्कर में रहेगी? क्या हमें इंतज़ार रहेगा कि आज बारिश हो जाए, कल बारिश रुक जाए, फ़लाँ टीम जो है वो हार जाए, फ़लाँ टीम जीत जाए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी कौमी टीम क्यों यहाँ तक पहुँची, क्या हालात हैं और अब क्या होने जा रहा है? हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मेहमान जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो के अंदर। फरहान नाज़र जो कि कौमी क्रिकेट टीम अंडर 19 के प्लेयर रहे हैं और ट्राई नेशन सीरीज़ खेल चुके हैं इंग्लैंड के अंदर, और जितने भी अब स्टार आपको कौमी क्रिकेट टीम में यंग दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम से लेके सलमान अली आगा, इमरान भट्ट, उन तमाम के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद है डोमेस्टिक क्रिकेटर मोहम्मद सुलेमान और रोज़ाना की तरह हम आप सबके फेवरेट अब्बास शबीर साहब ने हमें यूएसए से ज्वाइन कर लिया है। आज उन्होंने, क्योंकि आज पाकिस्तान का मैच नहीं है, वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में आज दिखाई दे रहे हैं और बड़े फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी हम अपनी जो उनकी माहिराना राय है, कंडीशंस क्या हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा फरहान नाज़र से। फरहान, कौमी क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि लोग और पूरी कौम जो है वो दुआएं कर रही है। जब आप कौमी टीम के साथ एज ए जूनियर क्रिकेटर खेले तो उस वक्त तो बहुत टैलेंट दिखाई दे रहा था। इमरान भट्ट, हुसैन तल्ला, सलमान अली आगा, साउद शकील, फिर आफ्ताब सोमरो, ये वो लोग थे कि जो फ्यूचर का जिन्हें फ्यूचर स्टार कहा जा रहा था। लेकिन आज बदकिस्मती से इनमें से कोई भी ऐसा खिलाड़ी आज के वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है। अगर 7-8 साल की बात करें तो क्या वजह है कि क्या वो खुल के इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, या सिस्टम उस तरह का है कि शायद लोगों को रोका जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी इमरान भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि जो मेरा भाई था इमरान भट्ट और हुसैन तलत वगैरह थे, इमाम वगैरह थे, तो हम एक बैच के थे। लेकिन तो बात ये आती है कि ये भी टीम जो सेलेक्ट की हुई है ये भी अच्छे क्रिकेटर हैं। इनमें से हमारी बॉलिंग बहुत गुड हो रही है। बेसिकली जो बात है ना कि हमारी बैटिंग जो है ना वो थोड़ी सी ना क्लैप्स कर गई है, जिसकी वजह से इतना इशू बन रहा है। बेसिकली ये हमारा जो मैच था जो इंडिया के खिलाफ खेला है, मैं 120 किया। इंडिया 120 चेज करना था ना, बिल्कुल। तो अच्छा जा रहा था, एक हद तक तो हमने मैच जीत लिया हुआ था कुछ। लेकिन एकदम से क्या हो गया? एकदम से उनका मेन बॉलर था जसप्रीत बुमराह, उन्होंने लगाया इसीलिए था कि हम ये मेन विकेट एक ले लें। वो जो उसके ओवर बचे हुए थे इसलिए बचे हुए थे। वो जो मोहम्मद रिजवान ने जो हमें हमारी जो थोड़ी सी गलती थी उनको प्री प्लान शॉट लगा दिया, ठीक है, जो बनता नहीं था वहाँ पे। ठीक। आपको लगता है कि जो कौमी टीम के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, बाबर आजम तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, कभी वो बैटिंग की साइड पे ले जाते हैं कि जब बैटिंग क्लिक नहीं की, और कभी कहते हैं बॉलिंग क्लिक नहीं की, ये गिला रहा उनका। लेकिन इस बार तो बॉलिंग ने करके दिखाया है। आपके जो मर्जी हम ग्रुपिंग की बात कर लें या जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि आपस में टीम जैलन नहीं है, लेकिन बॉलिंग ने परफॉर्म किया है। बॉलिंग तो शुरू से परफॉर्म करती आई है वर्ल्ड कप में, अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो माशाल्लाह से। नसीम शाह वो मेरे साथ खेला हुआ है, ग्रेड 2 मेरे साथ खेला हुआ है, कैंपस में मेरे साथ किया हुआ है, अच्छा लड़का है वो। उसकी बॉलिंग स्पीड, उसको जितना ग्रोथ करते जाएंगे वो और मजबूत हो जाता है। जैसे वो बॉल पर आना होता है ना, उसकी बॉलिंग और अच्छी होती जाती है। तो हारिस के बारे में क्या कहेंगे? हारिस को भी आपने काफ़ी साथ खेले।
हारिस से ना नया बॉल हो रहा है ना पुराना बॉल हो रहा है। आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हैं या उनको थोड़ा शायद मेंटली तौर पर वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे? विकेट्स ज़रूर ले रहे हैं लेकिन रन्स भी दे रहे हैं वो, और रन्स T20 में इस सिचुएशन में देना हमें समझ में नहीं आता कि अगर रन्स देंगे हम तो। उनका बेसिकली इशू ये है कि वो बॉलिंग भी अच्छी है, पेस भी अच्छी है, वो ओवर क्लेवर हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको बॉल कंट्रोल नहीं करना आ रहा, कि जिसकी वजह से वो लेंथ ही बहुत ज़्यादा करते हैं, दिमाग से गेंद करना पड़ता है, तो फिर ही हमारी बचत होती है। वो कहते हैं कि सारी क्रिकेट जोर की नहीं है, ये जेहन की क्रिकेट है, जहाँ से दिमाग चलाना पड़ता है कि क्या सीन है क्या नहीं सीन है। लेकिन ठीक है सलमान, ये बताइएगा कि 3 टीमें तो चली गई हैं और तीनों टीमों ने क्वालिफाई भी कर लिया, जो मैंने नाम लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान के F1 बर्ड्स में है। आपको लगता है कि मज़ीद जो 4 टीमें हैं वो कौन सी होंगी? देखिए जी, ये वाहद पहला टूर्नामेंट देखा है वर्ल्ड कप जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी टीम भी बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रही है। ठीक है, उसकी एक रीज़न तो ये है कि ये वर्ल्ड कप पहली दफ़ा USA में हो रहा है। उनकी विकेट्स का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह की उन्होंने तैयार की हुई हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो वर्ल्ड कप से पहले उधर कम से कम अपने 2 से 3 मैच प्रैक्टिस मैच ज़रूर उधर रखते। लेकिन हम तो आयरलैंड चले गए ना। ठीक है, हम आयरलैंड की सीरीज हमने रख ली, यही हम मैच वहाँ भी रख सकते थे। हाँ, अगर उधर रखते ऑफर भी थी, और अगर उधर रखते तो शायद ये रिजल्ट ना आपको देखने को मिलते। उन्होंने अपने मैच उधर रख लिए और इधर जिन्होंने भी इधर मैच खेले हैं वो देखें, इंडिया ने मैच अपने प्रैक्टिस मैच खेले हैं, वो कितना अच्छा खेल रही है इन विकेट्स पे। ठीक है, एडजस्ट कर गए हैं। पाकिस्तान भी अगर इधर 2-3 मैच अपने प्रैक्टिस मैच खेल लेता तो शायद रिजल्ट आपको लगता है कि अब भी आज इस तरह से US से जीता है, तो आपको लगता है कि हम एवरेज के हिसाब से अगर बारिश नहीं भी होती तो आ जाएंगे उस रडार के अंदर, अगर US से आयरलैंड से हारता तो? देखें, इस टाइम पाकिस्तान टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम इस टाइम आयरलैंड के खिलाफ भी अंडर प्रेशर ही खेलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अगर कनाडा से आप नेक टू नेक आके जीत रहे हैं तो फिर आयरलैंड की तो बहुत तगड़ी टीम है। अगर हम कनाडा वाला मैच 15 ओवर में चेज करते तो हम आयरलैंड वाला मैच बड़ा इजी होके खेलते। ठीक है, अगर देखें हमने वो मैच भी बिल्कुल क्लोज जाके उनसे जीता है। ठीक है, जो कि हमें 15 ओवर में मैक्सिमम 15 ओवर में हमें वो चेज कर जाना चाहिए था। ठीक है, और अब आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड आज के मैच, अगर जो आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने अगर देखें तो जो 75 रन से तो 5.2 बॉलर पर उन्होंने पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि जो छोटा टारगेट होता है वो कितनी जल्दी हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। तो क्या बाकी टीमों को, जैसे आज इंडिया भी जो है वो फंसी हुई थी एक वक्त के अंदर। इमरान भाई देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो मेंटली लेवल है वो हमारी टीम से बहुत ऊपर का है। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमसे कई जगह ऊपर है। ठीक है, वो अगर प्रैक्टिस करते हैं अप्रोच के साथ आते हैं। जी, हम चलते हैं जी अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, मुझे ये बताइएगा कि आज तो आप बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या सामने आ रहे हैं, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच के, USA और आयरलैंड के मैच के, क्या खबरें चल रही हैं, प्रेडिक्शन क्या आ रही है वेदर की? थैंक यू वेरी मच जी। देखें, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो कनाडा के लेवल की टीम हो गई है। दूसरा, ये जो भाई ने बात की कि हमें USA के ग्राउंड्स का पता नहीं था, इधर की पिचेस का पता नहीं था, तो बाकी टीमें भी जो पूल की खेल रही हैं वो भी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेल रही हैं। और पूरी ऑफर थी यहाँ पर, हूस्टन में तनवीर अहमद है, उनकी तरफ से क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर की गई थी कि आप अपनी टीम को यहाँ पर 10-12 दिन पहले लेकर आए। हमारे जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पर USA की टीम ने प्रैक्टिस की है, वो ग्राउंड्स मैंने देखे हैं 4 महीने पहले। बड़ी अच्छी फील्ड्स और बड़ी अच्छी विकेट्स वहाँ पर बनी हुई हैं। और उन्होंने यहाँ तक ऑफर की थी कि मैं यहाँ पर आपके वार्म अप मैचेस भी जो हैं वो भी अरेंज करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान ने प्रेफर किया आयरलैंड का टूर करना, इंग्लैंड का टूर करना और फिर US। उस वक्त पाकिस्तान पहुंचा जब पाकिस्तान का 2 दिन के बाद मैच था डेलिस के अंदर। उस वक्त भी कोई फोरकास्ट थी, तो पाकिस्तान को इतना मौका नहीं मिला। चलें, USA से आप हार गए, आप न्यूयॉर्क में आपने इंडिया के साथ किस तरीके से मैच खेला, जीता हुआ मैच आपने हारा। और कनाडा के साथ मैच आपको 10 से 15 ओवरों के दरमियान में ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि आपकी वर्ल्ड क्लास टीम है, आपके पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, बाबर आजम एज अ किंग के नाम से पहचाने जाते हैं, तो
तो आप बाबर आजम के गुज़िश्ता 1 साल के स्टैट्स देख लें, बल्कि 2 साल के स्टैट्स देख लें कि बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को कौन सा मैच जितवाया है। चले वो भी बात गुजर गई, लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं कि आज इंडिया मैच जीत गया न्यूयॉर्क में यूएसए से। अब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया है फ्लोरिडा, गुज़िश्ता रात फ्लोरिडा टीम पहुंच गई है। मैं भी इस वक्त फ्लोरिडा में मौजूद हूँ। फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा बारिश है। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि वेदर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप में भी वेदर बड़ा इम्पोर्टेंट था और आज भी वेदर बहुत इम्पोर्टेंस अख्तियार कर चुका है। बारिश की प्रोटेक्शन आप अब बताएंगे, क्योंकि आपने यहाँ का माहौल भी देख लिया होगा, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। आयरलैंड के मैच में आयरलैंड और यूएसए के मैच में कितने चांसेस हैं और पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में कितने चांसेस हैं? देखिए 80% फोरकास्ट है। जो 14 तारीख को मैच है यूएसए का और आयरलैंड का, ठीक है, और पाकिस्तान का जो मैच है 16 तारीख को, उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। और आज भी सुबह जब मैंने फ्लोरिडा में लैंड किया तो 3 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है। लेकिन फ्लोरिडा का वेदर कुछ इस तरह का है कि 5 माइल्स के अंदर बारिश हो रही होती है और 5 माइल्स आप अगर अवे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर बारिश नहीं होती, लेकिन फोरकास्ट है बारिश की। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान का एक नाम है क्रिकेट के अंदर, लेकिन हमारी क्रिकेट उस नैश पर पहुंच गई है कि हम इफ एंड बट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कब ये बारिश हो, कब कौन सी टीम किससे हार जाए, कौन किससे जीत जाए। तो ये क्रिकेट के अंदर अगर आप अगले राउंड के अंदर क्वालिफाई भी कर देते हैं तो आपकी टीम इतनी स्ट्रेंथेंड नहीं है, आपकी टीम में ऐसी कोई जान नहीं है कि जो सुपर 8 के अंदर पहुंचने वाली टीमें हैं आप उनका मुकाबला। लेकिन आज के मैच ने भी तो बहुत ही एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडियन टीम जो है वो वन साइडेड मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैं ऑल क्रेडिट देता हूं यूएसए की टीम को। यूएसए ने अब तक अपने 3 मैचेस खेले हैं। अगर आप यूएसए की टीम की फॉर्मेशन देखें और जिस पैशन और जिस इश्क के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो सुपर 8 के अंदर पहुंच गई तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है बाकी बड़ी टीमों को भी। तो क्रिकेट एसोसिएट कंट्रीज की क्रिकेट डेवलप हो रही है और जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं जिनके साथ एक क्रिकेट का टैग लगा हुआ है वो क्रिकेट के अंदर नीचे जा रही हैं। और सेम एज पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की टीम जेल भी नहीं है, पाकिस्तान टीम के अंदर यूनिटी भी नहीं है। आप कल मोहम्मद आमिर की आप सेलिब्रेशंस देख लें कि 2 विकेटें प्लेयर ऑफ द मैच होकर कितना उन्होंने सेलिब्रेट किया। एक कनाडा की टीम के साथ आप मैच जीते हैं, अगर आप इंडिया के साथ ये मैच जीते होते, आप किसी बड़ी टीम के साथ ये मैच जीते होते तो आपकी सेलिब्रेशंस बनती हैं। पाकिस्तान टीम का मोराल इस वक्त इमरान भाई बहुत ज़्यादा डाउन है। पाकिस्तान टीम इंतज़ार कर रही है कुदरत के निज़ाम के ऊपर कि बारिश हो जाए, वो टीम उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए। अगर इस तरह पाकिस्तान आगे पहुंच भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम को इतनी बड़ी टीम कंसिडर कर रही है बाकी क्रिकेटिंग नेशन और जो बाकी क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान को अब हराना जो है वो इतना आसान, इतना मुश्किल अभी आज के मैच के बाद, अगर आज के मैच के मैं पॉइंट टेबल मेरे सामने है तो मैं पॉइंट टेबल की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान 3 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स पे और यूएस और इनका रन रेट जो है वो +191 है। आज रन रेट जो है वो यूएसए का नीचे गया है। मतलब वो रन रेट के अगर हम मार्जिन की बात करें तो पाकिस्तान अगर आयरलैंड यूएसए से मैच अगर जीता है तो पाकिस्तान सिर्फ आयरलैंड से मैच ही जीत जाए तो बासानी पहुंच सकता है। तो ये आपने जो बारिश वाला बताया इशू, अगर ये ना हो तो फिर तो पाकिस्तान के लिए चांस बन सकता है अगर यूएसए हारता है तो। देखें, होप फॉर द बेस्ट। मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करे, लेकिन कब तक हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि वो टीम हारेगी, बारिश होगी और हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी टीमों की अगर आप परफॉर्मेंस देखें और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें, ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह, शाहीन, हारिस रऊफ के बारे में ये कहा जाता था बार बार कि हारिस रऊफ फिर भी चले विकेट निकाल लेता है, आमिर ने भी कल विकेट निकाल ली, लेकिन हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो मुकम्मल कोलैप्स है। फखर को कल ओपन करवाना चाहिए था कि वो तेज रन्स करता और पाकिस्तान को अच्छी एवरेज के साथ मैच जितवाता, लेकिन पता नहीं प्लानिंग कौन कर रहा है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं। गैरी कर्स्टन जैसे आदमी ने 15 दिन के बाद हाथ खड़े कर दिए टीम से कि भाई ये हमें
ये हमारी बात के ऊपर अमल ही नहीं दुरुस्त करते। फरमा रहे हैं आप। ये भी तो मैं ज़रा अपने दीगर मेहमानों की जानिब आना चाहूँगा। फरहान, ये बताइएगा कि अब हमें 4 दिन ऑलमोस्ट मिले हैं, 3 दिन मिले हैं, अगर 3 दिन में हम वेदर को भी एडजस्ट कर लें, माहौल को भी एडजस्ट कर लें, तो आपको लगता है कि ये जो है वो हमें 4 दिन जो है वो काफ़ी हैं माहौल को एडजस्ट करने के लिए, और हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, जो गिले और शिकवे हैं वो भी ख़त्म करके अगर हम एक पेज पे बैठ जाएं और जो इतलात आ रही हैं कि यार वो हम बात भी नहीं करते एक दूसरे से, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से बेहतर होता है? क्योंकि आप तो इन सब के साथ बैठे हैं, इनके साथ खेल चुके हैं, तो आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर ख़राब हो जाए तो वो बेहतर हो सकता है अगर बड़े मिलकर बैठ जाएं तो? देखिए इमरान भाई, एक प्लानिंग होती है, जो टीम मैनेजर होता है, कोच होता है, कप्तान होता है, उनकी एक टीम प्लानिंग होती है। अगर टीम आपकी नीचे गिर रही है तो उनका उठाना सिर्फ कप्तान का काम होता है, क्योंकि कप्तान का हक होता है कि वो कोच को भी नहीं बोलने देता और मैनेजर को भी नहीं बोलने देता। उनका काम ग्राउंड में होता है। तो ग्राउंड के जो बाहर अगर मैच टीम एक हारी हुई है ना, तो उनका सारा जो ब्लेम आता है ना, तो कहते हैं जी कोच ने कह दिया, किसी को कुछ नहीं कहता, सब कुछ कप्तान करवाता है, कप्तान की मानी जाती है जो बैटिंग। लेकिन अगर कप्तान, क्योंकि आप लाहौर अंडर 19 के भी कप्तान रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, मुझे ये बताएं कि आप जब कप्तान थे, गो के अंडर 19 टीम के कप्तान थे, तो बड़े होते हैं साथ, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर आप कप्तान होते हैं तो फिर आपको क्या किसी से मशवरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ख़ुद से फैसले कर लेने चाहिए, या फिर आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप किसी से पूछे बगैर भी परफॉर्म करके दिखाएं? नहीं, मशवरा तो एक आपके साथ अगर आपका कोई सीनियर प्लेयर आपके साथ खेल रहा है ना, या आपको समझ ले कि एक टीम लेके चलनी है, तो वो टीम प्लानिंग के साथ होता है। अगर कोच कोई मशवरा देता है तो वो अंदर से बाहर से पैगाम आता है अंदर कि ये करना है, फिर अंदर से जो लड़के साथ होते हैं, टीम के साथ होते हैं, वो बताते हैं। ठीक है। सलमान, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से बाबर वन साइडेड ही जो है वो लेके चीज़ों को चल रहे हैं, और शायद इसका भी गुस्सा जो है वो शायद दीगर लोगों को है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिनके ग्रुपिंग की बात की जा रही है, तो लगता है कि इससे गुस्सा और बढ़ता है और नाइत्तफाकी बढ़ती है, और फिर वो जो एक टीम परफॉर्मेंस होती है वो सामने नहीं आती? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब टीम हारती है ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अगर यही टीम हमारी मैच जीती होती, इंडिया से जीती होती, किसी ने भी ग्रुपिंग की बात नहीं करनी थी, किसी ने भी इस तरह की बात नहीं करनी थी कि लड़के जेल नहीं है, ये है वो है वो। जब टीम हारती है तो इस तरह की बातें निकलती हैं। ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई बात निकली हुई है तो वो मैनेजमेंट, आप 14 बंदे साथ लेके गए हैं मैनेजमेंट के, वो किस लिए ले गए हैं? अगर वो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो किस लिए आपने वहाब रियाज को एक नया ओहदा लेके आपने भेज दिया उधर? ठीक है, अगर वो इस तरह की चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता उधर तो ठीक है, अगर ग्रुपिंग बनी हुई है तो इन्हें चाहिए कि इस चीज़ों को कंट्रोल करें। उन्हें कहे कि आप एक नेशन के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये कोई लीग के लिए नहीं खेल रहे आप कि जो आप अपनी अपनी मर्जी करेंगे। आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए खेल रहे हैं, तो उसके लिए सबको जेल होना पड़ेगा। इसी तरह ही हमारी टीम को फ़ायदा होगा। अब्बास भाई, अब तीन दिन है, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन, अगर चौथे दिन मैच है, तो ये बताइएगा कि इन 3 दिनों के अंदर, यही सवाल मैंने फरहान से भी किया था कि हमारे पास टाइम भी है, अगर हमारे गिले और शिकवे हैं और वो भी ख़त्म हो सकते हैं, अगर हम नहीं एक दूसरे से बात कर रहे तो शायद जो बड़े हैं वो बैठ के समझा सकते हैं। 14 लोग हैं, गैरी क्रिस्टन जो मोस्ट सीनियर प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट, वहाब रियाज चले वो सीनियर नहीं उनको मानते, लेकिन उनके साथ आपको अजहर महमूद पाकिस्तान के एक तगड़े ऑलराउंडर रहे हैं और बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, वो बैठ सकते हैं इनको साथ लेकर, दीगर स्टाफ गया हुआ हमारा वो साथ बैठ के बात कर सकता है। तो क्या सब लोग मिलकर सुलह नहीं करवा सकते? एक वर्ल्ड कप के लिए, कौम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? देखिए, टीम जीती कब है हमारी? 2023 वर्ल्ड कप, उससे पहले भी आप देख लें कि हम कौन सा बड़ा मैच अभी तक जीते हैं। चलो पिछली हार तो भूल जाए ना, आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर टीम का यही सेम प्रॉब्लम था। बाबर आजम की अपनी मनमानियां, अपनी मर्जी, प्रेशर ले लेना, डरपोक कप्तान, एग्रेसिव कप्तान नहीं था। मिकी आर्थर की रिपोर्ट अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं पढ़ी, तो आप वो रिपोर्ट पढ़ें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बाबर आजम। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी भी है, लेकिन उसका तो ज़काशफ साहब ने भी खुल के सबको बता दिया था जी। फिर आप हफीज की रिपोर्ट पढ़ लें, हफीज ने भी बिल्कुल यही बात की थी। और अभी आपने कहा कि टीम को कैसे जेल किया जाए। 2023 वर्ल्ड कप में कोलकाता में मुझे अभी तक याद है कि मैं टीम होटल में मौजूद था।
वो हमारे साथ एक साइकेट्रिस्ट हमारी टीम के साथ गए थे, मैक्स बाबरी। मैक्स बाबरी की ड्यूटी थी कि जो हमारे साइकोलॉजिकल ऐसे इश्यूज हैं उनको एज अ साइकेट्रिस्ट डील करे। मैक्स बाबरी टीम के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे होते थे, लेकिन टीम का कोई प्लेयर उस सेशन के अंदर उनको ज्वाइन ही नहीं करता था। उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि टीम को जेल किया जाए। ये बड़ा क्लियर वीडियो, बाकायदा ये एक आइडिया वहाँ पर फ्लोट हुआ कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी टीम को इकट्ठा किया जाए, लेकिन मिकी आर्थर ने कहा कि जब तक दिल से लड़के एक साथ नहीं होंगे तो ये वीडियोस वगैरह बनाने का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। अब हम आ जाते हैं 2024 वर्ल्ड कप के ऊपर। मैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2016 का वर्ल्ड कप, 2015, 2012, फिर 2019 का वर्ल्ड कप, फिर 2022 का, फिर 2023 और अब 2024 टीम की जो सिचुएशन है कि टीम के लड़के बिल्कुल आपे से, जिससे कहते हैं ना कि कंट्रोल के अंदर नहीं है। इससे पहले मैंने 2017-19 के अंदर देखा था कि आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी वो मैच डे के अलावा जब फ्री डे होता था तो आपको परमिशन लेकर मैनेजमेंट की जाना पड़ता था बाहर किसी से मिलने के लिए, या आपने कहीं पर खाना खाना है, आपने जाना है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट उस वक्त बहुत ज्यादा मुतारिक था और टीम के अंदर एक डिसिप्लिन था। अब इमरान साहब ये है कि कल के जो यहाँ के अखबार थे, पूरी दुनिया के जो अखबार थे, उसमें एक हेडलाइन थी कि आजम खान न्यूयॉर्क के अंदर शवरमा खाने के लिए एक फूड ट्रक के ऊपर बैठे हुए रात को 1:30 बजे। ये डैलस के अंदर रात 1:30 बजे प्लेयर शीशा कैफे में बैठे हुए थे। सुबह आपका मैच, इनकी फुटेजेस हैं, इनकी फुटेजेस बनाई किसी ने? जी तस्वीरें बनी हुई हैं जी, पूरी दुनिया के अखबारों के अंदर आजम खान की तस्वीरें छपी हुई हैं। और जब ये इंडिया का मैच खत्म हुआ, देखें आपको भी इतना ही अफसोस था, मुझे भी यहाँ पर बैठ के इतना ही अफसोस था और पूरी कौम को अफसोस था कि हम इंडिया से मैच हारे। उस मैच के फौरन बाद जब मैंने टीम होटल की लॉबी के अंदर कोई मनाजिर देखे, मुझे नहीं महसूस हुआ कि इन खिलाड़ियों को कोई परेशानी हुई हो। ठीक है, आपने अजहर महमूद की बात की, अजहर महमूद इंग्लैंड से आए हैं, अजहर महमूद की असाइनमेंट है, आप अजहर महमूद को फारिग करेंगे, वो वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। अब लग रहा है, अब लग ये रहा है, क्योंकि अभी तो साया फाउंडेशन की बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई हैं। पहले कुछ हाँ बिल्कुल, उनकी वाइफ और वो बिल्कुल अजहर महमूद के साथ मैंने वहाब रियाज साहब को भी देखा, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। मैंने किसी पर्पस के थ्रू वो वीडियो अभी तक नहीं ऑन एयर की, ना सोशल मीडिया पर डाली, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त दौरा कर रही है, बिल्कुल वर्ल्ड कप पर। ठीक है, वर्ल्ड कप के ऊपर है। हम अपने मुल्क की ज्यादा सोचते हैं, हमें इन वीडियोस वगैरह के इतना नहीं होता। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, उसमें अजहर महमूद, वहाब रियाज कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, कुछ फैमिलीज के साथ बैठे हुए थे। मैं इतना परेशान था, मेरे साथ जो और कुलीग्स थे वो इतने परेशान थे, वहां पर जो फैंस थे वो खुद देख रहे थे कि यार इस किस्म का एटीट्यूड, इनको कोई परेशानी कोई नहीं, हम इतने परेशान हैं, तो इन लोगों को जो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं इनको परेशानी नहीं, क्योंकि अब हार जो है वो इतनी तसलसल। आप अजहर की तरफ आना चाह रहे थे कि साया फाउंडेशन की और उन्होंने साया फाउंडेशन की तरह की एक फाउंडेशन उन्होंने भी बना ली है। साया फाउंडेशन वाला जो मामला है, ये ज़का अशरफ साहब ने उस टाइम के ऊपर इस मामले को पकड़ा और ज़का अशरफ साहब के ऊपर उस वक्त बैशिंग शुरू कर दी। 3, 4, 5 लोगों ने, जो फैन क्लब्स हैं, बाबर आजम का भी फैन क्लब है, और क्योंकि इंजमाम साहब उस वक्त आपको पता है कि इंजमाम साहब से भी पूछने के लिए उनको बुलाया, तब उन्होंने स्टेप डाउन भी किया था, मिलने के लिए नहीं गए। तो ये कंट्रोल है साया फाउंडेशन का इन खिलाड़ियों के ऊपर। ये पूरा एक ग्रुप है जो कि अपनी गुफ्तगू को अब्बास साहब, अपनी गुफ्तगू को हम इसी टॉपिक से शुरू कर आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये जो इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। और क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन टैलेंट न्यूज़ के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसको इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड का, और मॉन्ड मीडिया ग्रुप का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है। सीधा आते हैं अब्बास भाई की जानिब। अब्बास भाई, हम बात कर रहे थे कि
अज़हर महमूद जो है वो अब एक और कंपनी इन्होंने रजिस्टर करवाई हुई है, और जिसमें वो प्लेयर जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एजेंटी का काम वो अब शुरू करने जा रहे हैं, और उनकी जो वाइफ हैं वो भी उसमें उनकी एक डायरेक्टर के तौर पर उसको देख रही हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो एतराज़ इंज़मामुल हक पर किया गया था, गो कि उनके नीचे 3-4 हमारे कॉमिटी जो प्लेयर हैं, मेन प्लेयर भी हैं, अब अज़हर भी उसी क्राइटेरिया में आकर फिट हो गए हैं कि वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ गए हैं। तो आपको लगता है कि अब इनकी बारी भी आ गई है जाने की, अब ये इंग्लैंड जाएंगे और शायद वहीं से रिज़ाइन कर देंगे और वापस नहीं आएंगे? देखें, ज़का अशरफ साहब ने उस वक्त यही बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ज़का अशरफ इस चीज़ को स्नब करना चाहते थे। बदकिस्मती से उनको मौका नहीं मिला। कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग, कुछ हमारे अपने मीडिया के दोस्त और कुछ ऐसे ट्रॉलर्स और कुछ एजेंट्स के साथ मिले हुए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव पेश किया, जिसकी वजह से ये उस वक्त मामला जो है वो बैठ गया। फिर ज़का अशरफ साहब चले गए, फिर मोहसिन नकवी साहब आ गए। शायद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर उस वक्त इस चीज़ को स्नप कर लिया जाता, उस चीज़ को पकड़ लिया जाता, तो शायद ये सूरत हाल ना होती। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि 2023 वर्ल्ड कप पर जाने से एक दिन पहले, बल्कि 5 घंटे पहले, मैं बिल्कुल आपको ये ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, जो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया की जो क्रिकेटिंग कंट्रीज थी, जो क्रिकेटिंग टीम्स थी, उनका फोकस था वर्ल्ड कप के ऊपर। बदकिस्मती से उस वक्त जो हमारे कप्तान थे बाबर आजम, वो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। उनका मसला कुछ और था उस वक्त, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं उनका बड़ा प्रेशर था इन प्लेयर्स के ऊपर कि भाई आप फौरी तौर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करें। ज़का साहब ने कहा कि आप वर्ल्ड कप के ऊपर चले जाएं और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फाइनल हो जाएंगे। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने कोलकाता के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट देखे थे जो बाय ईमेल इन खिलाड़ियों से वहां पर रिसीव करवाए गए थे। तो उस वक्त भी ये इशू था इमरान भाई, और इस वक्त भी ये। लेकिन साया फाउंडेशन तो आज भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अभी भी कुछ प्लेयर्स जो है वो अड़े हुए हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि साया फाउंडेशन जो है वो फीडबैक पीछे से करती है प्लेयर्स को, और फिर उनके कहने पर और उनकी शराइत के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। यही बात भी सामने आई थी कि प्लेयर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें क्या पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें निकालनी है और क्या रखनी है। फिर साया फाउंडेशन उसका फ़ायदा उठाता है, वो अपनी कमीशन बनाता है और फिर जाकर जो है प्लेयर को कहता है कि यार आपने ये करना है। तो दिस इज़ फेयर? सर, प्लेयर्स बड़े सियाणे हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीत कर आए ना, तो सारे प्लेयर्स हमारे साथ ही थे वहां पे। सरफराज एक अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा डाउन टू अर्थ लड़का है वो। बाकी शादाब, ये फ़खर, जब हम आए ना तो बड़ा एक एक्साइटमेंट थी। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, जो पॉलिटिकल एंकर्स थे टॉक शोज के, वो भी चाहते थे कि प्लेयर्स हमारे प्रोग्राम में आए। तो नदीम मलिक साहब, मैं उस वक्त समा टीवी में काम करता था, और नदीम मलिक साहब ने मुझे कहा कि हम फ़खर जमान और शादाब को लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो शादाब वगैरह से बड़ी अच्छी हमारी उस वक्त अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने पैसे मांग लिए होंगे उन्होंने, अप्रोच किया, तो इन्होंने कहा जी कि आप मेरे एजेंट से बात करें। एग्जैक्टली। एजेंट बीच में कहां से आ गया? हाँ। ये एजेंट अचानक बीच में कहां से आ गया? तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब आप जीत कर पाकिस्तान आए, जब आप अपने प्लेयर्स को हीरो बनाते हैं, तो ये एजेंट्स जो हैं ये इनको पकड़ लेते हैं। जब एजेंट्स के हाथों के अंदर ये प्लेयर आ जाते हैं, फिर ये प्लेयर किसी एग्जैक्टली हमने इस प्रोग्राम के लिए राब्ता किया, क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन के लिए। तो जब हमने राब्ता किया मोहम्मद अली से, जो कि बेस्ट विकेट टेकर थे इस PSL के, तो मैंने उनसे कहा कि अली आपने जो है हमारी ट्रांसमिशन में आना है, तो बताएं हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये मेरे एजेंट हैं, आप इनसे बात कर लें। ठीक है। तो मैंने कहा यार अली अभी तो आप थोड़ी सी क्रिकेट खेले हो, तो अभी से एजेंट आ गया। तो मैंने उसके एजेंट से बात की, तो मैंने कहा यार हमने अली को जो है प्रोग्राम में बिठाना है। तो उसने बोला कि हम आपको बाद में बताएंगे, हमारी 1-2 चैनल से बात चल रही है। तो अगर यहाँ इस नहज पर हम पहुँच गए हैं कि अभी हम पनप ही रहे हैं और हमने अपने आप को एजेंट्स के हवाले कर दिया, तो हम कल को कुछ भी कहीं भी किसी भी हवाले कर सकते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर फरहान से। फरहान, पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ मैच है, तो आपको लगता है जो टीम हमारी जीती है, हम बहुत सारे लोग तो उसको जीत नहीं समझते, कहते हैं कि ये बहुत हल्की जीत है। जीत तो खैर जीत होती है। ये बताएं कि
जो टीम कॉम्बिनेशन है, हमने साइम अयूब को कहा कि साइम को वापस लेके आना है, क्योंकि अगर हम आज़म को निकालते हैं तो साइम को इन कर लेते हैं, अगर इफ्तिखार को निकालते हैं तो इमाद को इन कर लेते हैं। अब आपको लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन यही है, या आपको लगता है कि इब्रार को खिला लेना चाहिए किसी शादाब की जगह पर, या साइम जो है वो उनको रेस्ट करवाना चाहिए और दोबारा से आज़म खान वाला सीन जो है वो आना चाहिए, इफ्तिखार को ले आए वापस? इमरान भाई, सबसे पहले तो ना टीम कम्बिनेशन एक तरीके से बन सकता है। अगर ओपनर फ़खर-उज़्ज़मान या रिजवान हो जाए, फ़खर-उज़्ज़मान या सैमी हो जाए, बाबर आज़म वन डाउन आना चाहिए। अगर ये टेस्ट टीम में नीचे आ सकते हैं तो T20 में क्यों नहीं नीचे आ सकते? जबकि नीचे जरूरत भी है, नीचे जरूरत भी है, नीचे अच्छा भी खेलते हैं, टेस्ट में अच्छा खेलते हैं। हाँ, तो T20 में भी मैनेज करें, इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनको मैनेज नहीं करना। जबकि फ़खर फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। 6 ओवर में अगर वो 60 दे देता है तो वो अच्छा प्लेयर है। तो साइम को फिर आप कहाँ रखेंगे? अगर साइम को फिर मिडिल ऑर्डर में अगर रखते हैं टीम में तो फिर नीचे लाना अच्छा है उनके लिए। फ़खर-उज़्ज़मान भी तो नीचे आके पिछले वर्ल्ड कप में स्कोरिंग की है ना उसने। इसको नीचे स्कोरिंग करेगा तो इसको ऊपर लेके आए, तो डायरेक्ट ऊपर लेके आ जाना, एक दिन में उसको एक इतना बड़ा स्टार बना देना। ये कप्तान को चाहिए, नीचे 2 डाउन आए, नीचे रिजवान आए, फ़खर-उज़्ज़मान, सैमी, ये जो ओपनर है, ये ओपनर नहीं परफॉर्म करते, इनकी जगह कोई और ले। कप्तान ही तो चाह रहा है कि साइम जो है वो एज ए ओपनर खेल ले, तो ना तो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। साइम को आपने इस दफा देख लिया, फिर वही अपना सेम स्टाइल में आउट हुआ है। इमरान में इसीलिए तो टीम सरवाइव नहीं कर रही, वो इसीलिए नहीं कर रही। रिजवान और ये बाबर आजम, ये 2 ओपनर है हमारे पास। इसके अलावा फ़खर-उज़्ज़मान, वो उस्मान खान भी तो हमारे पास है ना, वो भी ओपनर है, वो नहीं, फ़खर भी ओपनर है, रिजवान भी ओपनर है, बाबर भी ओपनर है, 5 ओपनर के साथ हम खेल रहे हैं। ये जब मैंने पहले आपको बात की है कि ये टेस्ट मैच भी नीचे आ सकते हैं, तो ये T20 टीम की खातिर क्यों नहीं आ सकते? ये खेलते ही अपने लिए, बाबर आजम और रिजवान, जिसके लिए ना खेलते अपने लिए, ठीक है, ना फ़खर साहब परफॉर्म करता है, ना सैमी करता है। बिल्कुल। सलमान, ये बताइएगा, खेलते अपने लिए आप जो 50 रन किए हैं रिजवान ने, वो 50 रन नहीं करते, अगर वो टारगेट जल्दी पूरा करने के चक्कर में अगर आउट भी हो जाते तो क्या था? पीछे तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप पड़ी हुई थी। तो कब आपको लगता है कि हम अपने लिए खेलने से जो है वो बाहर निकलेंगे, मुल्क के लिए खेलने के लिए कब बाहर आएंगे? देखिए, ये जो यूएसए में जिस तरह की विकटें हैं, ये मुझे लगता है इसके हिसाब से रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली है। देखें, अगर वो हमें उसको पूरा भी तो करना था ना। देखिए हमारा रन रेट कहाँ है? हाँ, 18वें ओवर में जाके हम 106 कर रहे हैं। हाँ, ये है तो अगर थोड़ा तेज खेल ले तो पीछे कितने बैटर आपके पड़े हुए थे। लेकिन ये भी तो आप देखें ना, फ़खर ने आगे कोशिश की मारने की, वो उसी टाइम आउट भी तो हो गए ना। ठीक है, अगर रिजवान ऊपर से जल्दी आउट हो जाते तो आपको पता, तो आपको लगता है कि सबसे पहले 2 पॉइंट सेव किए हैं कि हम किसी पोजीशन में आ जाएं, ये ना क्लैप्स कर जाएं। और मिडिल ऑर्डर तो ऑलरेडी आपका क्लैप्स कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मिडिल ऑर्डर में प्लेयर है हमारे पास, इफ्तिखार अहमद हैं, और ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह अगर इस मैच में भी रिजवान जल्दी आउट हो जाते तो शायद ये मैच मुश्किल से जीते। फरहान, आपको लगता है कि हारिस को रेस्ट करवाना चाहिए? इन पिचेस पे तो फास्ट बॉलर्स ही आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्पिनर ऐड किया जाए अगेंस्ट आयरलैंड, अगर इमाद के साथ हम इब्रार को खिला लेते हैं और टीम कॉम्बिनेशन में हम साइम अयूब को मिस कर देते हैं, कहते हैं कि या फिर हम उस्मान को मिस कर देते हैं, तो टीम आपको लगता है कॉम्बिनेशन बन सकता है, या हमें एक बैट्समैन कम करके और ख़तरा हो जाएगा क्योंकि पिचेस ऐसी हैं? देखिए इमरान भाई, बात पता क्या है, सबसे पहले तो वो आप शादाब खान खेल रहा है, वो उसे आप बॉलिंग ही नहीं करवा रहे। अगर आपने उसको सिर्फ बैट्समैन ही खिलाना है तो उससे अच्छा जिसे फिर हमने बॉलिंग करानी है, इब्रार को ही खिला लें। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। ये कॉम्बिनेशन पिछले मैच में भी उसकी शादाब की बॉलिंग नहीं आई। हाँ, अगर बॉलर है वो हमारे पास बॉलिंग नहीं करवाई तो फिर इब्रार अच्छा है। दोनों में नहीं करवाई है। अब्बास भाई, टीम कॉम्बिनेशन, अब आपको क्या लग रहा है कि जो आखिरी मैच है हमारा, अल्लाह ना करे हमारा आखिरी मैच हो, हम आगे बढ़ें और मौसम भी हमारे हक में रहे और ये मैच भी हम पूरा खेलें और अच्छे मार्जिन से जीतें, टीम कॉम्बिनेशन में आपको लगता है कि अब इब्रार को खिला लेना चाहिए? अगर शादाब से नहीं करवानी है आपने बैटिंग और उनको नीचे, अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इब्रार का जो है वो 4 ओवर आएंगे तो आपको एडवांटेज ही होगा ना उसका। तो फिर ये वही वाली बात कि आप एक फास्ट बॉलर कम करेंगे तो बॉलर तो 5 ही आपके पास। देखिए कितनी बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली कि अभी हमारा पूल के मैचेस जो हैं वो आखिरी स्टेज के ऊपर है और हम टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पा रहे। हमारा टीम हमें समझ नहीं आ रही। उस्मान को आप किस चक्कर के अंदर लेकर गए? वो कौन से पैराशूट से इस क्रिकेट के अंदर दाखिल हुआ है? उसने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? शादाब को आप PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर एज अ बैटर आपने टीम में शामिल किया हुआ है। आप इब्रार को आपने बिठाया हुआ है, उसको आप चांस क्यों नहीं दे रहे?
आप मोहम्मद आमिर को 4 साल के बाद क्रिकेट से वो रिटायर हुआ, आप उसको क्यों टीम के साथ लेकर गए? आप इसके अलावा आप देख लें कि सारी टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं कहता हूं कि इमाद वसीम का क्या ताल्लुक था? इमाद वसीम को किस कैपेसिटी के अंदर आप इस टीम के साथ अब्बास भाई छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। मुझे हमें ये समझना है कि हमने भी क्रिकेट, आपने तो बहुत क्रिकेट देखी है और आपने कवर भी की है, आपको एक कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाई क्या दे रहा है आयरलैंड के खिलाफ? क्विकली ज़रा बताइएगा। आप ओपनर के तौर पर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन और फिर 6वें नंबर वाला बैट्समैन और फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं? 11 साइड आप क्या बनाते हैं? आप किसको देख रहे हैं कि यार आप कप्तान होते तो ये करते, फिर बाकियों से भी पूछते हैं? देखिए, फ़खर ज़मान को मेरे ख्याल से ओपन करवाना चाहिए रिजवान के साथ। और उस दिन कनाडा के मैच के अंदर भी जब आपको अच्छी एवरेज से जीतना था तो आपको चांस लेना चाहिए था फखर को ओपन करवाने के लिए। रिजवान ने अपने 50 कर लिए, उस 50 का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? बाबर अगर 40 रन कर रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स आप जितनी मर्जी खेलते रहे, पाकिस्तान को जब तक कोई फायदा नहीं होगा आपकी इस इनिंग का कोई फायदा नहीं है। तो आजम खान को बाहर बिठाने बिल्कुल अच्छा फैसला है आपका। टीम हमारे पास यही लड़के हैं, हमने इसी को यूटिलाइज करना है। पाकिस्तान से हम और लोगों को तो बुला नहीं सकते और खिलाड़ियों को बुला नहीं सकते, तो हमने इसी चीज को यूटिलाइज करना है। और मैं कहता हूं कि रिजवान के साथ अगर फखर को आप ओपन करवाएं तो राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। फखर को थोड़ा सा आप ट्रस्ट दें, थोड़ा सा एतमाद दें। फखर एक अच्छा खिलाड़ी है। कोलकाता के अंदर भी आपको याद है कि एक ही मैच जो हम जीते थे उसमें फखर की सेंचुरी थी, हमने कमबैक किया उस मैच के अंदर भी। तो इस वक्त आपको एक कमबैक चाहिए आयरलैंड के खिलाफ। ठीक है, आप आयरलैंड से मैच जीते, बिल्कुल दुरुस्त हो गया अब्बास भाई, दुरुस्त हो गया। फरहान, आप क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 में सारे प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं इंग्लैंड टूर के ऊपर, ये बताइए अगर अंडर 19 में आप कप्तान रहे हैं, अगर आपको ये 15 में से अगर फाइनल 11 निकालनी हो तो बताएं कौन सी फाइनल 11 निकालेंगे? आप ओपनर किसको खिलाएंगे, 1 डाउन 2 डाउन किसको लेके आएंगे और फिर नीचे से क्या इब्रार को ऐड करेंगे? 11 साइड तो बताएं अपनी। देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो उस्मान जो है ना वो पावर प्ले का प्लेयर है, मेरे साथ दुबई में भी खेला है, लीग खेल के वहाँ पे मेरे साथ खेला है। यहाँ पे कराची में टूर्नामेंट होता है रमज़ान में, KPT का ओपनर था हमारा, वहाँ पे भी खेला है। वो ओपनर अच्छा खेलता है। मेरे हिसाब से फखर ज़मान और उस्मान को ओपनर होना चाहिए, बाबर को 1 डाउन होना चाहिए, रिजवान को, फिर उसके बाद नीचे जो बैटिंग शुरू हो जाती है। अगर शादाब को आपने बॉलिंग नहीं करवानी फिर उससे अच्छा इब्रार ठीक है। आप बाबर का कौन सा नंबर है? 1 डाउन। 1 डाउन। रिजवान को आप नीचे खिला रहे हैं? जी 2 डाउन। वो क्यों? कि वो स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं, स्वीप क्रॉस अच्छा मार लेते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम 2 डाउन पे लिया है। जो फखर ज़मान है, अगर उस्मान है, अगर ये 6 ओवर खड़े हो जाते हैं तो आपको 70-75 करके देंगे। वो इतने कैलिबर का प्लेयर उस्मान भी है। फुटवर्क तो है ही नहीं है। अगर आपके साथ इतनी क्रिकेट खेले हैं तो उनको समझ आनी चाहिए कि पिचेस बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। वो पिचेस नहीं है PSL वाली कि निकल के मार दिया, बॉल हिला ही नहीं, ना ब्रेक हुआ, ना वो सीम हुआ, ना स्किट हुआ, सीधा सीधा आया। वो अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ पिच हो रहा है तो आप बैकफुट पर गए, आपने उठा के मिड विकेट मार दिया। अगर वो आगे गिरा है तो आपने आगे पंच कर दिया और बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो आपने 2 स्टेप निकालकर उठा कर उसका एक्स्ट्रा कवर मार दी या मिड ऑन मिड ऑफ मार दी। लेकिन यहाँ पोजीशन ये है कि बॉल फंस रहा है, रुक रहा है, डबल पेस हो रहा है, तो बाबर इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि वो अपनी पोजीशन भी छोड़ें, रिजवान की पोजीशन भी छोड़ें और फिर आगे वो नीचे से खुद बैटिंग करें। ये बात जचती ज़रूर है, एज ए क्रिकेटिंग सेंस तो जचती है कि आप नीचे से आके मिडिल ऑर्डर तगड़ा कर लें, लेकिन इतना हौसला कहाँ से आएगा? वो छोड़नी पड़ेगी। अगर टीम के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना, तो वो छोड़नी पड़ेगी। वो इसलिए छोड़नी पड़ेगी, फखर ज़मान पिछले 3 साल से स्कोर करता आ रहा है, मुझे उसका एक कोई अच्छा कवर ड्राइव बता दें। अगर अभी आपने बात की है ना कि वो सरवाइव नहीं करेंगे, सरवाइव वो शुरू से ही उन्हें नेचुरल ऐसे खेलते हैं, शुरू से ही उनके बैट पे अगर बॉल लगा, मैंने पहले भी बताया 6 ओवर में 70-75 वो करके देंगे आपको। नीचे वो कुछ नहीं कर सकते, जैसी विकेटें हैं स्पिनर्स के खिलाफ वो फिर वही डांस कर रहे होते हैं। वो कभी इधर चलेंगे तो कभी इधर चलेंगे। ठीक है। और बॉलर का बता दे जरा कि नीचे इब्रार का बनता है खेलना? अगर शादाब को आपने बॉलिंग नहीं करवानी, अगर बैट्समैन खिलाना है, फिर उससे अच्छा इफ्तिखार को डाल के इब्रार को बॉलिंग करवा लें। राइट लेकिन फिर हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, नसीम, शाहीन, हारिस, आमिर, 4 फास्ट बॉलर, तो आपके ये कोटा पूरा करते हैं ना 16 ओवर। तो एक फिर इमाद को भी तो खिला रहे हैं ना, इमाद ने भी 4 ओवर करने हैं,
तो इब्रार से करवाएंगे या इमाद से? देखिए बात खिचड़ी पकी हुई है। इमाद की बात आ गई इमरान भाई, इमाद की पिछले 2 मैचों में बात हो रही थी कि अनफिट है, इसे वापस भेजना है। उस बेचारे को अनफिट ही खिलाई जा रहे हैं। हाँ ये भी हमने सुना है, लेकिन चलें दोबारा वापस आते हैं। अब्बास भाई पहले आप बता दें कि ये जो डिस्कशन अभी फरहान ने की है, आप इससे कितना मुत्तफिक हैं कि दोनों ही बंदे अपनी जगह छोड़ने को तैयार होंगे? देखिए हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ये हमें इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो लीग क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरा जो जवाब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। अगर आप PSL और दुबई की लीग या श्रीलंका की लीग जो पैसों के लिए खिलाड़ी खेलते हैं, एक्सेसिव लीग्स खेलते हैं, जिनके बारे के अंदर ज़का अशरफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि प्लेयर्स 2 लीग के अलावा कोई लीग PSL और 1 लीग के अलावा कोई और लीग वही लीग है, वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके, वो इसी लीग बिलाखिर मोहसिन नकवी साहब एक पॉइंट एजेंडा जो है उसके ऊपर वो मुत्तफिक हैं कि हाँ 2 लीग की इजाज़त दी जा रही है, उसको चेंज नहीं किया गया। बिलाखिर उन्होंने उस बात को तो अभी तक कायम रखा हुआ, क्योंकि अभी लीग्स का सीजन शुरू नहीं हुआ ना, अभी प्लेयर्स ने NOC मांगने शुरू नहीं किए। अब उस्मान का कैलिबर आप देखेंगे, दुबई के अंदर उसने स्कोर किया है। उस्मान कौन है, कहां से आया है उस्मान? उस्मान की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? क्या दुबई के अंदर उसने स्कोर किए या पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर अपने खिलाड़ियों को उसने छक्के मार दिए तो उसको टीम के अंदर आपने शामिल कर लिया? देखें सिलेक्शन प्रोसेस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के लिए। जब तक आप लाइकिंग डिसलाइकिंग्स रखेंगे सिलेक्शन के अंदर, आपकी टीम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। डोमेस्टिक क्रिकेट को ये प्लेयर्स जब तक इज्जत नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, मैं मोहम्मद नवाज को इस्लामाबाद के अंदर मिला 3 हफ्ते पहले, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था वो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट कप की बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट आपकी बुनियाद है। प्रेसिडेंट कप में आपने देखा उसको खेलते हुए? जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छे कलर्स के अंदर मैंने उसको देखा, बड़ा अच्छा उसका स्टाइल था और बड़ा अच्छी उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। वजह क्या थी, वजह क्या थी कि हमने उसको साइड, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, यस एग्जैक्टली, लाइकिंग ने खत्म कर दिया है एग्जैक्टली। बाबर आजम की मनमानियों ने इस क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाबर आजम का जो एग्रेसिव ना होना, एक डरपोक कप्तान, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन के बगैर का कप्तान, इसने आपकी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्रिकेट को ठीक करना है तो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की ना, सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करनी है तो टीम में से कम 5-6 खिलाड़ियों को कुछ अरसे के लिए रेस्ट देना होगा। अगर आप इन प्लेयर्स ब्लैकमेल होते रहे, अच्छा आप वो प्लेयर बता दें, और वो प्लेयर बता दें, और एक सवाल और ले लें साथ कि मोहसिन नकवी साहब ने ही बैन किया था हारिस को, याद है आपको, कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर, फिर उन्होंने ही उनको बहाल भी कर दिया। तो अगर आप सर्जरी की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे? अगर जिसने जिस पावर ने, मैं वो पावर भी बता देता हूँ, लाहौर कलंदर के जो CEO हैं, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जनाब इसको बहाल कर दें, तो इज इट पॉसिबल? बस ठीक है, फिर अगर इस तरह आपने लाहौर कलंदर या पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कहने के ऊपर टीम आपने सेलेक्ट करनी है, तो फिर तो टीम का यही हाल है। प्लेयर पावर्स जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, ये लॉबी सिस्टम आप खत्म नहीं करेंगे, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। एक और सवाल लेना है मुझे, एक और सवाल लेना। फरहान आप ये बताइएगा कि उसामा मीर अगर शादाब खान की जगह पर होते तो आपको क्या लगता है? उसामा मीर देखें वो पावर हिटर है, साथ में बैटिंग भी अच्छी करता है। जब मैंने अंडर 19 का उसका कैंप किया था, वो हमारे कैंप में था। ठीक है, वो पावर हिटर है, अच्छी हिटिंग भी करता है, ऊपर से उसके साथ ज्यादती हुई। ठीक है, सलमान आप क्या कहेंगे उसामा मीर के बारे में? जल्दी से बताइएगा, टाइम बहुत कम है, 1 मिनट रह गया। उसामा मीर देखें वो डोमेस्टिक खेल के आया हुआ नीचे, उसका देखिए उसने लंबी बॉलिंग की हुई है जिसकी वजह से उसका ब्रेक भी बहुत अच्छा हो रहा है, गुगली भी अच्छा हो रहा है। शादाब की निस्बत तो बहुत अच्छा है वो, ठीक है, थोड़ा तेज जान से भी आता है। जी जान से आता है। और इस विकेटों पे, यूएस की विकेटों में आप देखें जो जान से बॉलिंग कर रहा है और लेग स्पिन का अच्छा ब्रेक हो रहा है। ओके नाज़रीन, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपना बहुत सारा ख्याल रख, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते। प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।